वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 का चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स पार्ट सेकंड के नाम से भी हम जानते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने मेंडेलिज्म वाला देखा, पूरा कंप्लीट हमने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाइए और जेनेटिक्स फर्स्ट को देख लें, ठीक है। जेनेटिक्स सेकंड में हम डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछले कुछ लेक्चरों में बहुत कुछ चीजें कवर की, सामने आपको दिख भी रहा होगा कि हमने क्या क्या कवर किया। आज हमें देखना है चारगाफ का रूल, और ये जो रूल है बहुत ही बेसिक सा रूल है। एक चारगाफ नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक छोटा सा रूल दिया। जब मैं आपको डीएनए स्ट्रक्चर बच्चा पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको कुछ ऐसा डीएनए बताया था, और मैंने बताया था ये डीएनए में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इन बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। उस समय मैंने बताया था कि जो बॉन्डिंग होती है, एक तरफ प्यूरीन रहता है और एक तरफ पिरिमिडीन रहता है, और ये न्यूक्लियोटाइड के टाइप्स होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। मतलब अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को दो पार्टों में डिवाइड करता हूं तो एक होता है प्यूरीन, दूसरा होता है पिरिमिडीन, जो कि आपस में कनेक्ट होकर बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे डीएनए की जो निश्चित दूरी है वो बनी रहती है, बिगड़ती नहीं है। इसीलिए आपस में एक जगह अगर प्यूरीन होगा तो दूसरी जगह पिरिमिडीन होगा। ये जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने डीएनए को देखा और एक सेंटेंस में एक अपना रूल दे दिया। ज्यादा कुछ इन्होंने बकवास वगैरह नहीं की, एक छोटा सा रूल इन्होंने दिया। इन्होंने कहा जो द्विकुंडलित डीएनए होता है, तो डबल हेक्सलिक डीएनए होता है, उसमें जितने प्यूरीन होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे। अब जाहिर सी बात है भैया कि अगर हम इस डीएनए की बात कर रहे हैं और ये डीएनए आपस में कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है अगर एक तरफ प्यूरीन है तो एक तरफ पिरिमिडीन पक्का होगा, और अगर एक तरफ पिरिमिडीन है तो एक तरफ प्यूरीन होगा। मतलब जितने प्यूरीन होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे। ये तो सिंपल सी बात है, बस इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। इन्होंने ध्यान से डीएनए को देखा और इन्होंने कहा अरे मुझको तो यहाँ पर कुछ नया चीज दिख रहा है, ये ऐसा होता है क्या? इन्होंने देखा, अच्छा इतने प्यूरीन है, अच्छा इतने पिरिमिडीन है। इन्होंने दूसरे डीएनए को देखा, उसमें भी बराबर थे, तो इन्होंने एक रूल दे दिया। सिंपल सा रूल है, इसमें कुछ आपको याद करने वाली बातें नहीं दिखेंगी। अगर हम बात करते हैं कुल प्यूरीन की इज इक्वल टू कुल पिरिमिडीन की, तो मैं जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था प्यूरीन अपने क्या होते हैं, प्यूरीन जैसे कि ए और जी हो गए, और पिरिमिडीन अपने क्या होते हैं, टी और सी हो गए। ये क्या होते हैं, इनके बारे में अगर आपको अच्छी तरीके से देखना है तो न्यूक्लियोटाइड वाला आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो एक बेसिक सा रूल था। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो इक्वल टू ये क्या हो जाता है, इज इक्वल टू ये हो जाता है 1। अगर मैं इसके बेस रेशियो की बात करता हूं बच्चा, किसकी? बेस रेशियो की बात करता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये जो बेस रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर गिवन स्पीसीज। ये अलग अलग स्पीसीज के लिए कांस्टेंट हो सकता है। ये कैसे कांस्टेंट होता है, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, एक नोट डालकर मैं एक पॉइंट लिखाता हूं। सपोज दैट आपके पास एक डीएनए है, उस डीएनए में 80 क्षारक युग्म जीसी क्षारक युग्म से ज्यादा है। आपको पता है ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये बॉन्ड ऐसे बनाएंगे, ए और टी बनाएगा और जी और सी बॉन्ड बनाएगा, ये ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पर कह रहा हूं 80 वाले जो बेस रेशियो है, मतलब जो बेस युग्म है वो क्या है, बेस पेयर है, वो ज्यादा है जीसी वाले से। अगर ये ज्यादा है तो ऐसे डीएनए को मैं क्या बोलूंगा, ऐसे डीएनए को मैं बोलूंगा 80 वाला डीएनए। साफ साफ लिखे दे रहा हूं 80 वाला डीएनए, क्योंकि यहां पर 80 बेस युग्म बेस पेयर ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसी स्थिति में इनका जो बेस रेशियो आता है वो हमेशा 1 से कम आता है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, किसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं बच्चा, उनमें 80 टाइप वाला, मतलब 80 टाइप वाला बेस पेयर ज्यादा होता है, जिसके कारण होता क्या है, इसका जो बेस रेशियो है वो 1 से कम हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हम ई कोलाई का एग्जांपल लेते हैं, और ई कोलाई का बेस रेशियो कितना होता है, ई कोलाई का बेस रेशियो होता है 0.93। ये क्या हो गया, इसका बेस रेशियो हो गया। इतना आपको समझ में आया क्या? समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। अगर यहां पर 80 वाला अब कम हो जाए और जीसी वाला ज्यादा हो जाए, मतलब जीसी वाला बेस पेयर ज्यादा हो गए, यानी हम इसको कहेंगे जीसी वाला डीएनए। कौन सा कहेंगे, जीसी प्रकार वाला
डीएनए, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेस रेशियो हमेशा 1 से अधिक होता है। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसके एग्जाम्पल यूकैरियोट्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं ह्यूमन का, तो ह्यूमन का जो बेस रेशियो होता है वो होता है 1.53। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहां पर 80 टाइप ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका बेस रेशियो कितना होता है, और जहां पर जीसी वाला ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बेस रेशियो क्या होता है। ये कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आपको लिखा दिया। यहां तक की चीजें कवर हो गई क्या। अब देखिए अगर हम बात करते हैं डीएनए की मेल्टिंग पॉइंट की, तो डीएनए की मेल्टिंग पॉइंट जीसी पर निर्भर करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये जीसी की मात्रा पर निर्भर करती है, मतलब हम कह सकते हैं कि जीसी की मात्रा अगर ज्यादा होगी, जीसी प्रकार वाले बेस रेशियो की मात्रा अगर ज्यादा होगी बच्चा, तो हम कहेंगे डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि डिपेंड कर रहा है जीसी प्रकार वाले डीएनए पर। ठीक है, ये बात समझ में आई। जो मेल्टिंग पॉइंट डीएनए की रहती है वो जीसी बेस पेयर पर डिपेंड करती है, जीसी बेस पेयर पर डिपेंड करती है, और अगर ये ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। इसीलिए हम कह देते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जीसी की, तो जीसी किस पर ज्यादा होता है, जीसी होता है यूकैरियोट का। किसका ज्यादा होता है बच्चा, जीसी ज्यादा होता है यूकैरियोट्स का। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टेम्परेचर का, तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रोकैरियोट्स का ज्यादा हो जाता है, किसकी अपेक्षा, यूकैरियोट्स की अपेक्षा। ये बात समझ में आपको आ गई, सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बच्चा यहाँ पर हम कुछ टर्म्स को देखेंगे। डीएनए डीनेचुरेशन क्या होता है, डीएनए रीनेचुरेशन क्या होता है। डीनेचुरेशन का सिंपल सा मतलब आप समझते हैं, सिंपल से इसका मतलब ये है कि आपके पास एक डबल स्टैंड वाला डीएनए है। आपके पास क्या है, आपके पास एक डबल स्टैंड वाला डीएनए है। आपने इसको हीट दी, कितनी हीट दी, लगभग 90 डिग्री सेल्सियस की आपने क्या की, हीट दी। जैसे आपने इसको हीट दी बच्चा, तो ये सिंगल स्टैंड में डिवाइड हो गया। मतलब ये डीएनए क्या हुआ, आपस में अब ये ब्रेक होने लगा, इसके बॉन्ड जो है वो आपस में ब्रेक होने लगे, और ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे 2 स्टैंडों में, सिंगल स्टैंडों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए डीनेचुरेशन। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं डीएनए रीनेचुरेशन की, तो जनरली इसमें क्या होता है, जो आपके पास सिंगल स्टैंड है, अब आपके पास क्या है भाई, सिंगल स्टैंड है डीएनए के, यहाँ पर आपके पास क्या है, सिंगल स्टैंड है। अगर आप इसको धीरे धीरे गर्म करना चालू करेंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे अगर आप इसको ठंड करना चालू करेंगे, तब ये फिर से आपस में जुड़ जाते हैं, और इनके जनरली जुड़ते क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और टूटते क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको ये दोनों टर्म समझ में आए। डीएनए डीनेचुरेशन में क्या हो रहा था, डीएनए जो डबल स्टैंड में है उसको हीट देने पर वो सिंगल स्टैंड में आ जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। और अगर इसको हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो ये फिर से आपस में जुड़ जाते हैं और डबल बॉन्ड वाला डीएनए बना लेते हैं, मतलब डबल स्टैंड वाला डीएनए बना लेते हैं, ऐसे कहेंगे, डबल बॉन्ड वाला नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइपर क्रोमेटिसिटी क्या होती है और हाइपोक्रोमेटिसिटी क्या होती है। तो अभी अभी आपने क्या देखा, आपने इस चीज को देखा, इसको हमने कहा था डीएनए डीनेचुरेशन। इस प्रोसेस को आपने देखा कि डीएनए डीनेचुरेशन हमने कहा था, यहाँ पर डबल स्टैंड वाला डीएनए सिंगल स्टैंड वाले डीएनए में, सिंगल स्टैंड वाला डीएनए बन चुका है। ठीक है, तो इस समय होगा क्या, इस समय एक प्रोसेस होती है, इस समय या कहो कि एक ऐसी क्रिया होती है जहां पर होता क्या है, ये अधिक प्रकाश को, ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करने लगता है। अभी जब ये डबल स्टैंड वाला डीएनए था तब इसने ज्यादा प्रकाश को अवशोषित नहीं किया। जब ये सिंगल स्टैंड वाला डीएनए बन गया तब ये ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करने लगा। इसको हम बोलते हैं हाइपर क्रोमेटिसिटी। क्या बोलते हैं, हाइपर क्रोमेटिसिटी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइपोक्रोमेटिसिटी की, तो अब ये जो सिंगल स्टैंड वाला डीएनए था अब ये डबल स्टैंड वाले डीएनए में आ चुका है। मतलब यहाँ पर सिंगल स्टैंड वाले थे, जब हमने इसको स्लोली क्या किया, कूल किया, तो ये जाकर फिर से डबल स्टैंड वाला डीएनए बन गया। इसको हम बोलते हैं डीएनए रीनेचुरेशन। मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इस समय होगा क्या, इस समय ये प्रकाश को कम अवशोषित करता है, इसकी क्षमता घट जाती है अवशोषण करने की, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोक्रोमेटिसिटी। और यहाँ पर एक नोट डाल के आपको बहुत ही अच्छी बात लिखनी है कि जो डीएनए होता है वो 2600 एंगस्ट्रॉन, या हम इसको कह सकते हैं 260 nm
तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी अपनी नोट्स में लिखना है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करना है कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक वाइज हम कंप्लीट जेनेटिक्स सेकंड को समझेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से लेक्चर हम बना रहे हैं, मन लगाकर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। कहीं कुछ चीजें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके तुरंत बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।